जय माता दी दोस्तों। सास ने तोड़ा बहू के पैसों का अभिमान। संगीता शादी के दूसरे दिन ही अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। शादी का घर है, उस दिन तो किसी को भी उसके मायके से आए सामान को उसके कमरे में रखने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन संगीता की नज़र तो अपने मायके से आए हुए एसी, टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही है कि जल्दी से उसके कमरे में सेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सास अपने कमरे में टीवी या एसी फिट करवा ले। सुबह सुबह संगीता बाथरूम में नहाने के लिए गई तो एक बच्चे से वह अपनी सास को बुलवाती है और कहती है, माँ जी, यह कैसा बाथरूम है? इस बाथरूम में तो गीजर भी नहीं लगा है। मुझे तो गर्म पानी से नहाने की आदत है। मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? मैं किधर आ गई हूँ? इस घर में तो बाथरूम में गीजर भी नहीं है। शकुंतला जी कहती हैं, बहू तुम 5 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी रॉड से गर्म कर देती हूँ। और वैसे भी हम सब उसी से पानी गर्म करते हैं, फिर तुम आराम से गर्म पानी से नहा लेना। हे भगवान, अब मुझे नहाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। मेरे मायके में हर बाथरूम में गीजर लगे हुए हैं, हर नल में गर्म पानी आता है। आप लोग कैसे रहते हैं इस घर में? शकुंतला जी जल्दी जल्दी एक बाल्टी में पानी गर्म करके बहू के पास दे गई। नहाने के बाद संगीता अपने कमरे में गई और अपने पति से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आपके घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बाथरूम में गीजर है और ना ही किचन में आरओ का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी पीती ही नहीं हूँ, हमेशा आरओ का ही पानी पीती हूँ। तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ की बोतल मंगवा देना। मैं तुम्हारे घर के नल का पानी नहीं पीऊँगी, मेरा गला खराब हो जाता है। कहीं मैं बीमार पड़ गई? सुलभ ने एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद लूँगा। जितने दिन तुम रहोगी उस बोतल से पानी पीते रहना। अभी तो चल जाएगा बोतल के पानी से, लेकिन जब मैं इधर तुम्हारे साथ परमानेंट रहूँगी, क्योंकि अब तो मेरी तुमसे शादी हो गई है, तो कब तक मेरे लिए बोतल खरीदते रहोगे? जब मैं मायके से दोबारा इस घर में आऊँगी उससे पहले आरओ लगवा देना और बाथरूम में गीजर भी लगवा देना। मैं तुम्हारी माँ की तरह रॉड से पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। 2-3 दिन बाद सभी मेहमान चले गए। घर में जो भी संगीता के मायके से सामान आया था, धीरे धीरे सबकी फिटिंग होने लगी। कौन सा सामान कहाँ पर रखना है, कहाँ लगाना है। संगीता के मायके से एक बड़ा सा एसी आया था। निर्मला जी ने सोचा कि इतने बड़े एसी को हॉल में लगा देंगे और हॉल का जो हमारा पहले वाला एसी है उसको बहू के कमरे में लगा देंगे। एसी लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। एसी हॉल में लगाया गया। शाम को जैसे ही संगीता अपने मायके से आई तो उसने अपने मायके का एसी हॉल में लगा हुआ देखा तो चिल्लाती हुई बोली, मेरे मायके के इतने बड़े एसी को हॉल में किसने लगवा दिया? यह मेरे पापा ने मेरे कमरे में लगवाने के लिए दिया था। मुझसे पूछे बिना मेरे एसी को हॉल में कैसे लगाया? डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए संगीता के ससुर जी और निर्मला जी अपनी बहू की बातों को सुनकर के चौंक गए कि आखिर इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है जो बहू इतना गुस्सा कर रही है। निर्मला जी कहती हैं, बहू मैंने सोचा यह वाला एसी बहुत बड़ा है तो इसको हॉल में लगा देंगे और तुम्हारे कमरे के लिए छोटा वाला एसी सही रहेगा। छोटे वाले एसी में रहने की आदत आप लोगों को होगी, मुझे नहीं है। मेरे मायके में बहुत बड़ा एसी लगा है, इसलिए मेरे पापा ने इतना बड़ा एसी मुझे दिया है और इसको अपने कमरे में ही लगवाऊंगी। इसको निकलवा कर मेरे कमरे में लगाओ और जो पुराना वाला एसी है
वह वापस से अपने हॉल में लगवा लो। मैं उस पुराने और घटिया से एसी को अपने कमरे में नहीं लगने दूंगी। अपनी बहू की बातों को सुनकर के निर्मला जी को बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पास ही बैठे हुए निर्मला जी के पति दीनदयाल जी कहते हैं, अरे निर्मला, बहू सही कह रही है। हम अपने पुराने वाले एसी से ही खुश हैं। और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मुझसे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अब हमारी उम्र भी हो गई है, ज़्यादा टन का एसी हम क्या करेंगे। मुझे वही अच्छा लगता है। बहू, तुम्हारा एसी तुम्हारे कमरे में लगवा देते हैं। हाँ, जल्दी करिए। और पैर पटक कर संगीता अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी को दीनदयाल जी को अपनी बहू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। बहू जब देखो तब अपने मायके की धौंस दिखाती रहती थी कि उसके मायके में ऐसा है, उसके मायके में वैसा है, उसके पापा ने यह दिया, उसके पापा ने वह दिया है। निर्मला जी अपने पति से कहती हैं, हमारे पास देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते थे और हमारा बेटा भी नौकरी करता है। आपको अभी भी पेंशन मिलती है। हमारा घर अच्छी तरह से चल रहा है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना। फिर मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि हमारे घर में कोई कमी है, लेकिन जब से बहू आई है हमारे घर में कोई ना कोई कमी निकाल देती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके मायके से ही आया है। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। दीनदयाल जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं निर्मला, बहू अभी नई नई इस घर में आई है। धीरे धीरे घर का माहौल और हमें सब कुछ समझ जाएगी। थोड़ा उसको हमारे घर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट होने का समय तो दो। अशोक जी के समझाने पर शकुंतला जी मान जाती हैं, लेकिन संगीता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसे जब भी मौका मिलता है तो निर्मला जी को अपने मायके की धौंस दिखा देती है। अपने मायके से आया हुआ सारा सामान, एसी, सोफ़ा, टीवी, सब कुछ अपने कमरे में लगवा लेती है। एक दिन निर्मला जी बहू के मायके से आए हुए ओवन में सब्जी गर्म कर रही थी। अचानक से ब्लास्ट की आवाज़ आती है तो बहू किचन में जाती है और निर्मला जी पर चिल्लाती हुई कहती है, आपसे किसने कहा था मेरे मायके से आए हुए ओवन इस्तेमाल करने को? क्या आपको नहीं पता ओवन में स्टील के बर्तन नहीं रखते? जब आपको इस्तेमाल करने नहीं आता तो क्यों करती हो? अपनी बहू की बात सुनकर के निर्मला जी फिर से उदास हो गई कि आज फिर बहू ने अपने मायके की धौंस दिखा दी। एक दिन निर्मला जी ने हिम्मत करके बहू को प्यार से समझाने की कोशिश की, बहू, तुम्हारे मायके में जो कुछ भी है तुम्हारे मायके का है, लेकिन अब यह ससुराल तुम्हारा है। इधर ससुराल में जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। सुलभ तो ज़्यादातर समय ऑफिस के कामों में बिजी रहता है। घर पर निर्मला जी और दीनदयाल जी अपनी बहू के साथ रहते थे। एक दिन बहू को अपने मायके जाना था। निर्मला जी अपनी बहू के लिए 2 सूट खरीद कर ले आती हैं। बहू से कहती हैं, संगीता, मायके जा रही हो, तुम्हारे लिए 2 नए सूट खरीद कर लाई हूँ। इन सूटों को तुम अपने मायके में घर में पहन लेना, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। पूरे 3000 के 2 सूट खरीद कर लाई हूँ। क्या माँ जी, सिर्फ 3000 के 2 सूट लाई हो? मैं ऐसे सूट पहनूंगी? कैसी बातें कर रही हो? मेरे पापा ऐसे सस्ते सूट तो मेरी कामवाली को दिवाली पर देते हैं। और मेरी शादी की जितनी भी साड़ियाँ और सूट है, एक भी साड़ी और सूट 15,000 से नीचे का नहीं है। और आपने मुझे सिर्फ 1000 रुपये का सूट पहनने के लिए दिया है। आपके सस्ते सूट मेरे मायके वाले देखेंगे और मैं उधर पहनूंगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। आप अपने सूट अपने पास ही रख लो, मैं इन्हें नहीं पहनने वाली हूँ। आपको पता नहीं है मेरे मायके वाले
कितने पैसे वाले हैं। आपका तो घर सिर्फ 100 गज का 3 कमरों का बना हुआ है। मेरे मायके में 3 मंजिला मकान बना है। मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तो सुलभ मुझे पसंद था, इसलिए मेरे पापा ने सुलभ से मेरी शादी करवा दी, वरना आप लोग तो मेरे मायके के वालों के हैसियत के बिल्कुल भी नहीं हैं। बाहर बैठे दीनदयाल जी से बहू की बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो बीच में टोकते हुए कहते हैं, बेटा तुमने ही लव मैरिज की थी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें मेरा बेटा पसंद था इसलिए तो शादी की है। और रही बात हैसियत की, तो हैसियत पैसे से नहीं उसके अच्छे व्यवहार से बनती है। तुम तो पूरे मोहल्ले में जाकर के देख लो, हमारे ऑफिस में जाकर के पूछ लो कितना नाम है हमारा। अगर तुम्हें निर्मला जी की लाई हुई साड़ियाँ पसंद नहीं हैं तो मत ले जाओ, लेकिन बात बात पर अपनी मायके की धौंस मत दिखाया करो। दीनदयाल जी की बातें सुनकर के बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। अपना मुंह फुलाकर कमरे में चली गई, फटाक से गेट को बंद करके बैठ गई। निर्मला जी अपने पति की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्यों आपने उससे कुछ कह दिया? जाने देते। नहीं निर्मला, बात बात पर मैं तुम्हारा अपमान सहन नहीं कर सकता। जब देखो तब तुम्हें मायके का घमंड दिखाती रहती है। हम भी किसी से कम नहीं हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन संगीता के मायके से फ़ोन आता है कि संगीता की छोटी बहन की इंगेजमेंट है जिसमें आप सबको आना है। संगीता अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी तो सास ससुर से कहती है कि आप लोग अच्छे कपड़े पहनकर आना, यह सस्ते से कपड़े पहनकर मत आ जाना, नहीं तो 4 लोगों के सामने मेरे मायके में मेरी नाक कटवा दोगे। इतना कहकर संगीता अपने मायके चली गई। मायके में इंगेजमेंट वाले दिन बेटा अपने माता पिता को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। बहू के मायके से दीनदयाल जी और निर्मला जी पहुंच तो गए थे, लेकिन संगीता का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना तो उससे अपनी सास से अच्छे से बात की और ना ही उन्हें उतना मान सम्मान दिया। थोड़ा बहुत चाय पानी पूछने के बाद किसी ने उनसे बात भी नहीं की। विचार कर दोनों लोग बहू की बहन की इंगेजमेंट का फंक्शन में सम्मिलित होने के बाद घर वापस आ गए। निर्मला जी को भी अपनी बहू के मायके वालों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह शादी में नहीं जाएंगी, बेटा बहू चले जाएंगे। एक बार जाकर देख लिया, उन्होंने ना तो ढंग से पूछा ना ही बात की। उधर संगीता तो अपने मायके का दिखावा करने में ही लगी हुई थी। मेरे मायके वालों का 3 मंजिला मकान बना है, मेरे मायके में यह, मेरे मायके में वह, मुझे नहीं जाना उधर। दीनदयाल जी कहते हैं, ठीक है निर्मला, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा कर लेना, तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है। फिर शादी का समय भी आ गया। निर्मला जी और दीनदयाल जी शादी में नहीं गए क्योंकि उस समय इत्तिफाक से उनकी बहन के इधर जाना था, क्योंकि उनकी बहन के बेटे की शादी थी। दोनों तरफ की शादियां अच्छी तरह से निपट गई। संगीता और निर्मला जी दोनों ही घर पर आ गए। एक दिन निर्मला जी के मायके से फ़ोन आया कि निर्मला जी के सबसे छोटे वाले भाई के बेटे को बेटा हुआ है, तो आपको बधाई लेकर आनी होगी। निर्मला जी के मायके में यह रिवाज था कि अगर भतीजा भतीजी होती है तो उसकी बुआ बधाई लेकर के जाती है, और निर्मला जी के मायके में सिर्फ वही एक लौती बेटी और बुआ थी। उनके भाई के भी कोई बेटी नहीं थी, तो हर काम में निर्मला जी को ही बुलाया जाता था। बधाई में बहुत सारा सामान ले जाती हैं, बच्चों के लिए कपड़े, माँ के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कुछ सोना चांदी का लेकर जाती हैं। उधर भी बहुत सारे उपहार लेकर के जाती हैं, और जब वापस आए तो उसके मायके वाले भी उसे ढेर सारे उपहार देते हैं।
खूब धूमधाम से बधाई बनाई जाती है, नाचना गाना होता है। मायके में भाई के पोते होने की खुशी में निर्मला जी जल्दी बधाई ले जाने की सारी तैयारी करने लगीं। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो, इतने सालों बाद मेरे भाई को पोता हुआ है, मैं तो सोने की जंजीर लेकर के जाऊंगी और खूब सारे उपहार भी। तो पेंशन के पैसे निकालने हैं। फिर निर्मला जी उन पेंशन के पैसों से एक सोने की जंजीर, बच्चों के लिए कपड़े, उपहार लेकर के आई और एक लकड़ी का बहुत सुंदर झूला भी बनवाया। संगीता ने यह सब कुछ अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके उधर यह सब कुछ नहीं होता था। उसे सब कुछ अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बहुत अचंभित भी हो रही थी कि अपने मायके के लिए उसकी सासू माँ कितना कुछ कर रही है। एक दिन तो वह अपनी सास से कहती थी, आपको अपने मायके के लिए इतना करने की क्या ज़रूरत है, मायके वाले तो हमेशा देते हैं। मैंने तो आपको कभी अपने मायके जाते हुए नहीं देखा। मुझे इस घर में आए हुए पूरा 1 साल हो गया है। आप एक बार भी अपने मायके नहीं गई हैं और आज जा रही हो तो इतना कुछ ले जा रही हैं। निर्मला जी कहती हैं, बेटा, मैं 2 साल से अपने मायके नहीं गई, क्योंकि 1 साल से मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी और तुम भी घर पर आ गई थी। अपनी नई नई बहू को छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया। आज मौका मिला है तो धूमधाम के साथ अपने मायके जाऊंगी और तुम भी चलना। संगीता मुंह को चढ़ाते हुए कहती है, मैं आपके मायके और वह भी गांव में जाकर के क्या करूंगी? मैं तो अपने घर में ही अच्छी हूँ। ना तो आपके मायके में ढंग का घर होगा, ना कोई व्यवस्था होगी। मैं तो उधर रह ही नहीं पाऊंगी। ना तो गांव में ढंग से लाइट आती है और ना ही कोई व्यवस्था होती है। निर्मला जी कहती हैं, बेटा, तुम एक बार मेरे मायके चलो तो तुम्हें उधर ज़रूर अच्छा लगेगा। सुलभ भी संगीता से कहता है, संगीता, हम सबको उधर जाना होगा। मामा जी ने हम सबको बुलाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ। बल्कि तुम तो नई बहू हो, तुम्हें तो वह कितने दिनों से बुला रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ ज़रूर चलना होगा। जैसे तैसे संगीता अपनी सास के मायके जाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही है कि पता नहीं वह गांव में कैसे रहेगी। कभी वह गांव गई नहीं, गांव का माहौल कैसा होगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब निर्मला जी पूरे धूमधाम के साथ अपने मायके बधाई ले जाने के लिए तैयार हुई। जैसे भी अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही भारी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। परिवार के सारे लोग गांव के बाहर खड़े होकर के निर्मला जी, दीनदयाल जी और उनके बेटे बहू का खूब धूमधाम से स्वागत करते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। निर्मला जी के मायके के सभी बच्चे डांस कर रहे हैं। निर्मला जी भी बच्चे का झूला लेकर के नाचने लगती हैं। तभी निर्मला जी के सबसे बड़े भाई, जो कि 50 बरस के होंगे, एक सुंदर सी बग्गी लेकर के आए, जिसमें आगे 2 घोड़े लगे हुए हैं। बग्गी में अपनी बहन, अपने दामाद, उनके बेटे बहू को बिठाकर के पूरे गांव में फेरी लगवाते हैं। खूब धूमधाम से अपने दामाद और बहन का स्वागत करते हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देख करके संगीता की आंखें फटी की फटी रह गई कि उसने तो समझा था कि उसकी सास का मायका गांव में है और वहाँ कुछ नहीं होगा। जब उसने देखा कि उसकी सासू माँ के लिए बग्गी आई और इतना कुछ हो रहा है, जब वह बग्गी सासू माँ के घर के बाहर रुकी तो उसने देखा एक बहुत बड़ा नक्काशी वाला घर बना है, जो कितना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े घर में तो 4 से 6 घर इकट्ठे बन जाएंगे। आंखों को बड़ी बड़ी करके संगीता अपनी सास के मायके का घर देख रही है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो पूरा घर पक्का बना हुआ है। घर का बड़ा इतना बेड़ा है कि
उसमें 3 थार खड़ी हुई हैं। बड़े 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 3 आंगन हैं। दूसरी तरफ में गाय भैंस बंधी हुई है। दूसरे आंगन में सभी लोग रहते हैं, जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए, और पिछले वाले आंगन में तो पूरी बगिया ही लगी रखी है। ऐसा शानदार घर देखकर कि संगीता के होश उड़ गए। शहर में ऐसे घर कभी देखने को नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलते हैं। तभी निर्मला जी की बड़ी वाली भाभी आती है और बड़ी सी बारात में उनके पैर धोती है, खूब मान सम्मान देती है। खाने को तरह तरह की मिठाइयाँ, खूब सारे पकवान। जब खाने की बारी आती है तो थाली में संगीता कटोरियाँ गिनती रह जाती है। 8 तरह की तो सब्जी बनी है, 3 तरह की रोटियां बनी हैं। बाजरा और मक्के की रोटी। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने के लिए बैठ गए, लेकिन संगीता के मन में तो खलबली हो रही है कि कब वह अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी, आपका मायका इतना अच्छा है, लेकिन आपने कभी बताया क्यों नहीं। आखिरकार संगीता को मौका मिल ही गया। अपनी सासू माँ की चारपाई पर गई, उनके पास बैठकर पूछने लगी, माँ जी, मामा जी क्या करते हैं और आपने मुझे कभी नहीं बताया। बेटा, मेरा भाई बहुत बड़ा ज़मींदार है। इस गांव में सबसे ज़्यादा खेती मेरे मायके की है। और तो और, खेत पर तुम फार्म हाउस देखोगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। और साथ ही साथ उधर 2 से 3 कमरे बने हुए बागवानी है, बल्कि घर की सारी सब्जी वहीं से आती है। खरीदने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सभी ताज़ा सब्जियां खाते हैं। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर संगीता के होश उड़ते जा रहे थे कि उसकी सासू माँ के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उसकी सासू माँ ने कभी अपने मायके का कभी कोई जिक्र भी नहीं किया और न ही कभी अपने मायके का कोई घमंड दिखाया। लेकिन मैंने तो बात बात पर अपने मायके का घमंड दिखाया। मायके की धौंस सासू माँ को दिखाई। अपनी सासू माँ के मायके को देखकर आज उसे अपना मायका भी फीका लग रहा है कि सासू माँ का मायका तो मेरे से कितना दबंग है। मेरा घर तो सिर्फ 3 मंजिला है, वह भी 300 गज में, पर इधर तो पूरा 3000 गज का घर बना हुआ है। संगीता को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपनी सासू माँ को अपने मायके की धौंस दिखाई थी, और अंदर ही अंदर वह आत्मग्लानि महसूस कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कब घर पहुंचकर अपनी सासू माँ से अपने किए की माफ़ी मांगे। 2 दिन तक मायके में रहने के बाद निर्मला जी, दीनदयाल जी और उनके बेटे बहू को उनके मायके वाले पूरे सामान के साथ विदा कर देते हैं, खूब सारा उपहार देते हैं। घर जाकर संगीता अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कहती है, माँ जी, आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले हैं, आप हमेशा अच्छे परिवार में रही हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी नहीं जताया कि आप भी बहुत अच्छे परिवार से हैं। आपका मायका बहुत अच्छा है, जबकि मैंने आपको कितना अपमान किया, अपने मायके की दबंगाई दिखाई, लेकिन मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। आप मुझे माफ़ कर दो। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। निर्मला जी अपनी बहू से कहती, बेटा, मैं तो हमेशा से ही बहुत सारी सुख सुविधाओं में पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी शादी दीनदयाल जी से कर दी थी। वह स्कूल में बहुत ही ईमानदार अध्यापक थे। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के मेरे पिताजी ने मेरी शादी इनके साथ की थी। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी ने कई बार मेरी आर्थिक मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन दीनदयाल जी को अच्छा नहीं लगता कि वह ससुराल वालों से पैसे लेकर के अपना घर चलाएं। जो भी था, जैसा भी था, जो भी उन्होंने कमाया, मैंने उससे गुजारा किया, कभी अपने मायके वालों से मांगा नहीं। अब तुम ही बताओ, पैसा ज़रूरी है या मान सम्मान? अगर मैं अपने मायके से पैसे लेती तो
मेरे भाई भाभी भी हमेशा यही सोचते कि मायके के पैसों से पल रही है, लेकिन आज जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, सम्मान के साथ अपने मायके जाती हूँ। अपनी सास की बातों को सुनकर के संगीता उनके गले लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ, आज आपने मुझे एक नई सीख दी है। मैंने तो अपने मायके में यह सारी चीज़ कभी सीखी ही नहीं थी। मैं तो हमेशा अपने मायके की चीज़ों का घमंड दिखाती थी और आपको कितनी बार मैंने अपमान किया। अब मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। मुझे माफ़ कर दो। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। निर्मला जी अपनी बहू को माफ़ कर देती हैं और संगीता भी अपनी सासू माँ के साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें। जय माता दी, धन्यवाद। आपसे अब मिलते हैं अगली कहानी में।